अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो पे हम इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा, थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ अ लाइन फ्रॉम पेजेंटियम, सेकंड कमिंग और स्कूल चिल्ड्रन। तो थिंग्स फॉल अपार्ट बहुत ही मशहूर लाइन है और ये लाइन सेकंड कमिंग पोएम से ली गई है। और सेकंड कमिंग पोएम को लिखा है W.B. येट्स ने। और इंटरेस्टिंगली यही थिंग्स फॉल अपार्ट जो है टाइटल चुना था नाइजेरियन नावलिस्ट चिनाय अशीबी ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, आई एम नो प्रिंस हैमलेट इज़ अ लाइन रिटन बाय शेक्सपियर, T.S. इलियट और बेन जॉनसन। तो ये जो लाइन है आई एम नो प्रिंस हैमलेट, ये लाइन लिखी है T.S. इलियट ने। T.S. इलियट जो कि एक बड़े ही मशहूर क्रिटिक भी हैं, पोएट भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं और इनको 1948 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी मिल चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, फायर एंड आइस इज़ रिटन बाय फ्रॉस्ट, कॉलरिज और शैली। तो तीन ऑप्शन हैं हमारे पास। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। फायर एंड आइस एक पोएम है और ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में ये सवाल करते हुए हमें मिलते हैं कि क्या ये दुनिया आग की वजह से तबाह हो जाएगी या दुनिया पर इतनी ठंड फैल जाएगी कि सारी की सारी दुनिया जम जाएगी। तो ये बड़ी ही मशहूर पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। हालांकि बहुत ही शॉर्ट सी ये पोएम है लेकिन बड़ी ही मशहूर है इंग्लिश लिटरेचर में। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, लैम, ली हंट एंड हैज़लिट आर, ये जो तीनों हैं ये क्या शायर हैं, नावल निगार हैं या ऐसे राइटर हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात पता होनी चाहिए, ये जो तीनों हैं ये फेमस ऐसे राइटर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है एसिस्ट, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, ड्रीम चिल्ड्रन इज़ रिटन बाय चार्ल्स लैम, जॉन रस्किन और हैज़लिट। तो ड्रीम चिल्ड्रन जो है ये वर्क लिखा था चार्ल्स लैम ने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। चार्ल्स लैम बड़े ही फेमस पर्सनैलिटी हैं इंग्लिश लिटरेचर की। और मैं आपको ये बताऊं कि चार्ल्स लैम ने सारी ज़िंदगी अपनी वक्फ कर दी अपनी सिस्टर की देखभाल में। इसकी सिस्टर जो थी वो ज़हनी तौर पर अ, सही नहीं थी, तो चार्ल्स लैम ने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी अपनी सिस्टर की केयर में। इसी वजह से भी ये बहुत मशहूर है। और दूसरी वजह ये है कि ये बहुत ही फेमस ऐसे राइटर है और इसे प्रिंस ऑफ ऐसे राइटिंग भी कहा जाता है। एक और भी इनका बड़ा फेमस वर्क है द स्टोरीज़ ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो जितने भी ड्रामास लिखे थे विलियम शेक्सपियर ने, चार्ल्स लैम और उसकी सिस्टर ने मिलकर उन सारे प्लेस को एक समराइज़ किया, उन सारे प्लेस की एक समरी बनाई। तो ये भी बड़ा फेमस वर्क है चार्ल्स लैम का। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, राइम डेका सिलेबिक विद इयाम्बिक पेंटामीटर इज़, एक शायरी की दो लाइनें जिनको इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, यानी दोनों लाइंस में 10-10 सिलेबल्स हों और वो दोनों लाइनें राइम हों। तो इनको इंग्लिश लिटरेचर में क्या कहा जाता है? तो इसको हीरोइक कपलेट कहा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब एक बात आपने और भी याद रखनी है कि अगर याम्बिक पेंटामीटर में दोनों लाइनें लिखी गई हैं लेकिन वो दोनों लाइनें राइम नहीं हैं तो वो फिर ब्लैंक वर्स बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट में लिखा हुआ था राइम डेका सेलिबिक, तो राइम डेका सेलिबिक फिर हीरोइक कपलेट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट हैज़ एग्जीग्रेशन ऑन एम्फोसिस इज़, जिसमें
मुबालगा आराई इस्तेमाल की जाती है वो क्या कहलाता है, तो वो हाइपरबोल कहलाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जिस तरीके से हम ये कहें कि मैं आज इतना भूखा हूँ कि मैं पूरा घोड़ा ही खा जाऊँगा, तो ये हाइपरबोल की एक एग्ज़ाम्पल है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, लोटस ईटर्स इज़ अ पोएम बाय टेनिसन, रस्किन और एजरा पाउंड। तो लोटस ईटर्स जो पोएम है ये एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी थी। और तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। हु गेव आर्ट फॉर आर्ट्स एक थ्योरी इन इंग्लैंड? ऑस्कर वाइल्ड, वॉल्टर पेटर और हैजलिट। तो आर्ट फॉर आर्ट्स एक जो थ्योरी है ये इंग्लैंड के अंदर वॉल्टर पेटर ने इंट्रोड्यूस कराई थी। हालांकि ये जो आर्ट फॉर आर्ट से एक थ्योरी है ये पहले किसी और मुल्क में स्टार्ट हुई थी, फिर बाद में इसको इंग्लैंड में लाया गया और वॉल्टर पैटर ने इसको स्टार्ट किया। और बाद में ऑस्कर वाइल्ड भी इन्हीं के साथ मिल गए। तो आर्ट फॉर आर्ट्स एक थ्योरी का ये मतलब है कि जो भी लिटरेचर लिखा जाए उसके अंदर कोई भी मजहबी, कोई भी सोशल और या पॉलिटिकल मैसेज ना दिया जाए, बल्कि आर्ट को बिल्कुल ब्यूटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। आर्ट यानी कोई पोएम है, कोई स्टोरी है या कोई आर्ट से रिलेटेड पेंटिंग है, तो इसमें कोई भी मजहबी मैसेज ना हो, कोई भी सोशल मैसेज ना हो, कोई भी पॉलिटिकल मैसेज ना हो। आर्ट को बस आप आर्ट के लिए ही इस्तेमाल करें। तो ये थी आर्ट फॉर आर्ट्स एक थ्योरी और इसको इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया था वॉल्टर पेटर ने। नेक्स्ट है, पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इज सेड बाय जॉन रस्किन, मैथ्यू आर्नल्ड, एच जी वेल्स। तो बहुत ही फेमस ये डेफिनेशन है पोइट्री की, पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, और ये दी थी मैथ्यू आर्नल्ड ने। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, एच जी वेल्स इज़ फेमस फॉर हिस्टोरिकल नावल, डोमेस्टिक नावल और साइंस फिक्शन नावल। तो एच जी वेल्स का नाम आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये मशहूर है इंग्लिश लिटरेचर में अपने साइंस फिक्शन नावल्स की वजह से। और ये साइंस फिक्शन नावल्स इनकी शुरुआत हुई थी विक्टोरियन एज में, और 1895 में द टाइम मशीन के नाम से एक नावल आया और वहाँ से ये साइंस फिक्शन नावल्स की शुरुआत हुई इंग्लैंड में। और एच जी वेल्स का एक बड़ा ही मशहूर नावल है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, बड़ा ही फेमस नावल है ये इंग्लिश लिटरेचर का। तो एच जी वेल्स मशहूर हैं साइंस फिक्शन नावल्स की वजह से। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एडोनिस इज़ एन एलिजी ऑन, ये जो एडोनिस है ये एलिजी किस पर ये लिखी गई है? तो तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास, कीट्स, शैले और बायरन। तो कीट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। और इंटरेस्टिंगली ये शैली ने ही, पीबी शैली ने ही ये एलिजी लिखी थी कीट्स के ऊपर। और एलिजी आपको पता होना चाहिए कि एलिजी लिखी जाती है किसी इंसान की मौत के ऊपर। एन अपॉलोजी फॉर पोइट्री इज़ रिटन बाय फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर और जॉन हेवुड। सो एन अपॉलोजी फॉर पोइट्री जो है ये लिखी थी फिलिप सिडनी ने। इसकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री जाने तो हमें ये पता चलेगा कि एक प्यूरिटन स्टीफन गॉसन ने द स्कूल ऑफ एब्यूज़ के नाम से एक वर्क लिखा, जिसमें उसने कहा कि ये जो ड्रामा निगारी है और ये जो शायरी है ये बिल्कुल ही फ़जूल चीज़ें हैं, इनका कोई इनका फ़ायदा नहीं है सोसाइटी में। तो उसी के जवाब में फिलिप सिडनी ने ये एन अपॉलोजी फॉर पोइट्री लिखी और इसके अंदर फिलिप सिडनी ने जो पोइट्री थी उसका दिफा किया, पोइट्री के फ़वाइद बताए और ये बताए कि किस तरीके से पोइट्री सोसाइटी में एक बड़ा ही अहम रोल प्ले करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ अ फ्रेज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम जेम्स है, जेम जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को सबसे पहले यूज़ किया था विलियम जेम्स ने, और इनकी एक बुक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी।
जो 1890 में ये बुक सामने आई, और इसमें सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जिक्र किया था विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स जो नावल निगार हैं, हेनरी जेम्स अमेरिकन नावल निगार, उनके भाई हैं ये। अब यहाँ पर एक बात थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है कि विलियम जेम्स ने तो सबसे पहले ज़िक्र किया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, लेकिन वो कौन से नावल निगार हैं जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अपने नावल में यूज़ किया? तो वो जेम्स जॉयस हैं। जेम्स जॉयस वो नावल निगार हैं इंग्लिश लिटरेचर के जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया था पहली दफ़ा नावल में। तो इन दोनों ऑप्शंस विलियम जेम्स और जेम्स जॉयस को आप ज़रा गौर से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मैरी एन एवंस वाज द रियल नेम ऑफ जॉर्ज इलियट, जूलियन ऑफ नॉर्विच और फैनी बर्नी। तो मैरी एन एवंस जो रियल नाम है वो है जॉर्ज इलियट का। जॉर्ज इलियट ने अपना ये सूडोनेम रखा हुआ था क्योंकि उस ज़माने में जब जॉर्ज इलियट नावल्स लिखा करती थी तो औरतों को इतना कोई सीरियस नहीं लिया जाता था। तो मैरी एन एवंस ने जानबूझकर ये जॉर्ज इलियट अपना एक सूडोनेम रखा हुआ था ताकि लोग इनके नावल्स को ज़रा शौक़ के साथ पढ़ें। द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ इज़ एन अनफिनिश्ड पोएम ऑफ कीट्स, शैली और बायरन। तो बी ऑप्शन ये करेक्ट है, शैली की ये पोएम है और ये अनफिनिश रह गई थी क्योंकि जो बीबी शैली थे वो दरिया में डूब गए थे, और दरिया में डूबने की वजह से वो इस पोएम को मुकम्मल ना कर सके। द पोएम नर्स सॉन्ग इज़ बाय विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ और जॉन हेवुड। नर्स सॉन्ग ये जो पोएम है ये विलियम ब्लेक ने लिखी है, और विलियम ब्लेक की जो बुक है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो कि 1789 में सामने आई थी, उसमें से ये पोएम ली गई है। बड़ी ही फेमस पोएम है। अच्छा, एक और बात भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि क्रिटिक्स आजकल ये बात मानते हैं या बहुत पहले से ही शायद इस बात को मानते हों कि जब से सॉन्ग ऑफ इनोसेंस बुक इंग्लिश लिटरेचर में आई तो अब क्रिटिक्स ये बात मानते हैं कि यही वो एज थी, यही वो साल था जब रोमांटिक एज का स्टार्ट हुआ। वैसे तो हम हिस्ट्री की बुक्स में ये पढ़ते हैं कि लिरिकल बैलेड्स जब 1798 में सामने आई तो वहाँ से रोमांटिक एज का स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ये बात भी कहते हैं कि 1789 में आने वाली सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो बुक थी वहाँ से रोमांटिक एज का स्टार्ट हुआ बाकायदा। वी आर सेवन इज़ अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर और कॉलरिज। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। वी आर सेवन बड़ी ही मशहूर पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ एक बच्ची से मिलते हैं, बच्ची से पूछते हैं कि आप कितने बहन भाई हो। तो बच्ची कहती है कि हम 7 बहन भाई हैं, 2 मेरे मर गए हैं और हम 5 जिंदा हैं। लेकिन वर्ड्सवर्थ उसे कहता है कि फिर आप 7 तो ना हुए, आप तो 5 हुए क्योंकि 2 तो मर गए। तो वो बच्ची कहती है नो वी आर सेवन। वो जो मरे हुए हैं वो सिर्फ वो लेटे हुए हैं चर्च यार्ड में, वो भी मेरे बहन भाई हैं। तो हम 7 हैं। तो ये बड़ी ही मासूम सी बड़ी ही इनोसेंट सी ये पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। नेक्स्ट MCQ है, द फेमस करेक्टर पार्सन एडम्स इज़ क्रिएटेड बाय रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग और फैनी बर्नी। तो पार्सन एडम्स का जो करेक्टर है बड़ा ही मशहूर ये करेक्टर है इंग्लिश लिटरेचर में, और ये अपीयर हुआ था जोसेफ एंड्रयूज़ नावल में। और पार्सन एडम्स का जो करेक्टर है इसको क्रिएट किया था हेनरी फील्डिंग ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। लास्ट MCQ है हमारा, GB शाह इज़ इंस्पायर्ड बाय इब्सन, शैली और शेक्सपियर। तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह जो मॉडर्न एज के सबसे मशहूर ड्रामा निगार हैं, ये इंस्पायर्ड थे हेनरिक इब्सन से। तो हेनरिक इब्सन करेक्ट ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है।